नमस्कार, सभी का ऑनलाइन क्लास टेस्ट में स्वागत है। अभी हाँ बिल्कुल, आप सभी अपने दोस्तों को बोलिए कि टेस्ट के लिए लाइव आ जाए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाली जिला कितने जिलों से सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 24। आंसर दीजिए आप। इसमें सही आंसर क्या होगा समझना। पाली जिला कितने जिलों से सीमा नहीं बनाता है? 8 सही आंसर नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कितने जिलों से सीमा नहीं बनाता। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33। पाली कितने जिलों से सीमा बनाता है? 8 जिलों से। 33 में से 8 गए बराबर 25 जिले। लेकिन आंसर यहाँ 25 भी नहीं होगा, क्योंकि एक जिला और माइनस करना पड़ेगा, खुद पाली। तो बराबर आंसर कितना हो गया? 24। पाली जिला कितने जिलों से सीमा बनाता है? सही आंसर है नहीं बनाता है, 24। नेक्स्ट, लौटता हुआ मानसून राजस्थान में कहां पर वर्षा करता है? आंसर दीजिए आप। ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी माउंट आबू और ऑप्शन डी कहीं भी नहीं। सभी बिल्कुल सभी ऑनलाइन आइए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए। आपके आंसर देखे जा रहे हैं। हाँ समझना, यहाँ पॉइंट है लौटता हुआ मानसून राजस्थान में कहाँ वर्षा करता है। लौटता हुआ मानसून क्या है? जब भारतीय भूमि पर जैसे ये पवनें आ रही है दक्षिण पश्चिम से, इससे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। यहाँ ये वर्षा करवाने के बाद ये पवनें जब लौटनी शुरू होती है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में, सामान्यतः अक्टूबर नवंबर का मानसून प्रत्यावर्तन या मानसून लौटने का समय होता है। उस समय लौटता हुआ मानसून राजस्थान में कहाँ वर्षा करवाएगा? सही आंसर है कहीं भी नहीं। लौटता हुआ मानसून भारत में वर्षा करवाता है कोरोमंडल तट पर। समझना, ये है वो कोरोमंडल तट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का हल्का सा भाग आता है इसमें। बंगाल की खाड़ी है यहाँ। ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। ये अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी से ये लौटता हुआ मानसून नमी धारण करता है और पूर्वी घाट से टकराकर यहाँ खूब करेगा क्या? वर्षा। अकॉर्डिंग टू कोपेन, इस प्रदेश में एस जलवायु पाई जाती है, जहाँ ए का अर्थ है उष्णकटिबंधीय प्रदेश और एस का अर्थ है जहाँ ग्रीष्म काल होता है वो शुष्क होता है और वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है। इस प्रकार कौन से तट पर? कोरोमंडल तट पर। ये भारत में जो कुल वर्षा होती है उसका लगभग 13% है इस प्रदेश में, कोरोमंडल तट पर। सही आंसर राजस्थान के संदर्भ में 4 नंबर होगा, कहीं भी नहीं। नेक्स्ट, राजस्थान से सीमा लगाने वाले राज्यों के संदर्भ में असंगत है। आंसर दीजिए आप। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, गुजरात 1122 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। आंसर दीजिए। बिल्कुल, जैसे राजस्थान से 5 राज्य सीमा लगाते हैं, जो 5 राज्य सीमा लगाते हैं उनमें पहला पंजाब है। कितने किलोमीटर लगाता है बताइए आंसर कमेंट के द्वारा। बिल्कुल 89 किलोमीटर सीमा लगाता है। दूसरा हरियाणा है, ये लगाता है 1262 किलोमीटर। फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश लगाता है 877। फिर मध्य प्रदेश है, सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य लगाएगा? मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। फिर गुजरात है और गुजरात लगाता है 1022 किलोमीटर। यहाँ असंगत कौन सा है? 3 नंबर गुजरात। 1122 की जगह क्या होगा? 1022। बिल्कुल इस प्रकार। अच्छा, आप जब आंसर देते हो, आपके पास कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें आपके पास समय खूब बचता है, फिर भी आप वहाँ 5-6 क्वेश्चन ऐसे गलत करके आ जाते हो जो आपको आ रहे थे,
उसका एकमात्र उपाय यही है कि आप प्रश्न को सही ढंग से 1-2 बार पढ़िए, तब इसका आप आंसर बढ़िया ढंग से दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बिल्कुल, नेक्स्ट है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है? अक्षांशीय विस्तार की बात की और ये पॉइंट दे रखा है शुरू होता है। बोरकुंडा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, सिलोन 78 डिग्री 23 मिनट, कटरा 69 डिग्री 30 मिनट और कोणा 30 डिग्री 12 मिनट। आंसर दीजिए। हाँ, तो अब यहां ये पॉइंट नोट करना कि 2 ऑप्शन तो कट रहे हैं, ये देशांतर की बात हो रही है, जबकि यहां तो अक्षांशीय विस्तार की बात की जा रही है। और दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट जहां अक्षांश निम्नतम है वो है बोरकुंडा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। जैसे अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है वो भी बात कर लेते हैं। यहां से अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, ये है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, यहाँ से बोरकुंडा, बोरखेड़ा नहीं, दोनों बांसवाड़ा में, बोरकुंडा और बोरखेड़ा, लेकिन यहाँ सही ऑप्शन होगा बोरकुंडा। कई बार वो एग्जामिनर क्या करेगा, ऑप्शन ए में लिखेगा बोरखेड़ा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, आप पहुंचोगे नहीं बी और सी पर, सी में कहीं लिखा हुआ मिलेगा बोरकुंडा 23 डिग्री 3 मिनट, तो वो सही होगा, बोरखेड़ा नहीं बोरकुंडा है। और अंतिम जो अक्षांशीय विस्तार जहाँ समाप्त होता है वो कितने, 30 डिग्री 12 मिनट श्री गंगानगर का कोणा गांव, और ये है बोरकुंडा। ये देशांतरीय विस्तार है। इस प्रकार सही आंसर है इसमें 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? हाँ, आंसर दीजिए। सांभर, लूणकरणसर, कायलाना, पचपदरा। राजस्थान की सबसे जो निम्नतम स्थान है वो सांभर है, मुख्य रूप से जयपुर जिले में है, हालांकि अजमेर, नागौर और जयपुर की सीमा पर है। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और सांभर साल्ट लिमिटेड यहाँ कार्यरत है, इसीलिए ये किस प्रकार की झील है, खारे पानी की। लूणकरणसर बीकानेर में है, खारे पानी की है। पचपदरा बाड़मेर में है और खारे पानी की है। जैसे ये नाग पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एक नदी निकलकर प्रवाहित होती है, नाम क्या है इस नदी का, जो कच्छ के रण में जाकर समा जाती है, बिल्कुल लूणी नदी। इस लूणी नदी के यहाँ बालोतरा है और यहाँ एक झील है, इस झील का नाम है पचपदरा, जहाँ से खारवाल जाति के लोग हैं वो मोरली झाड़ी के द्वारा नमक उत्पादन करते हैं, मतलब ये भी किस प्रकार की है, खारे पानी की। कायलाना, जोधपुर में एक झील है कायलाना, जहाँ माचिया सफारी मरु वानस्पतिक पार्क है, ये खारे पानी की नहीं, ये मीठे पानी की झील है। जोधपुर में जो ये झील है इसको समझना कि जैसे ये रहा जोधपुर नगर, इस जोधपुर नगर के इस भाग में ये झील है, इस झील का नाम है कायलाना झील। इस झील में इंदिरा गांधी नहर की एक लिफ्ट नहर निकाली गई है, इस लिफ्ट नहर का नाम है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। ये राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, ये इसमें जलापूर्ति करती है, बिल्कुल, और या इस झील के द्वारा फिर जोधपुर नगर में पेयजल की पूर्ति की जाती है। सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था लगभग 1872 के आसपास, इसलिए इसे प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये इंदिरा गांधी नहर है और ये राजीव गांधी लिफ्ट नहर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, कायलाना। नेक्स्ट, जय संबंध झील के बारे में असत्य कथन बताइए। आप आंसर दीजिए, आपके आंसर का वेट हो रहा है। इसे डेबर झील कहा जाता है। 2 नंबर, गोमती नदी पर स्थित है। 3 नंबर, यह राजसमंद जिले में स्थित है। 4 नंबर, इसमें आइसलैंड रिसोर्ट संचालित है। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन है, इसे डेबर झील कहा जाता है, सही बात है। अरावली में डेबर दर्रे से ही गोमती नदी प्रवाहित होकर इस झील का निर्माण करती है, इसलिए इस झील का दूसरा नाम है डेबर झील। गोमती नदी पर बनी हुई है, ये भी सही है। ये राजसमंद जिले में नहीं है, ये लेक सिटी उदयपुर जिले में है।
लेक सिटी उदयपुर जिले को कहा जाता है और उसमें जैसे जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, स्वरूप सागर, ये सब बहुत सारी जिले हैं। इसमें आइसलैंड रिसोर्ट संचालित है, ये भी सही है, इसमें आइसलैंड रिसोर्ट संचालित है। इसके अलावा समझना, इस झील के समीप यहाँ पर जयसमंद अभ्यारण्य, इस अभ्यारण्य में कब्र विजू पाया जाता है। आप कमेंट के द्वारा बताना मुझे किस जिले का जिला शुभंकर है कब्र विजू। इस झील के पूर्व में, हाँ बिल्कुल सही है, इस झील के पूर्व में यहाँ लसाड़िया का लहरदार पठार है। ये लसाड़िया पठार है जो पूर्ण रूप से उदयपुर में है, पूर्व में, इस झील के पूर्व में, और उदयपुर नगर के ये झील दक्षिण पूर्व में है। इस प्रकार यदि आप खुद भी पढ़ो, जब आप प्रश्न सॉल्व करते हो तब इस प्रकार किया करो। यदि आप इतनी सारी बातें एक क्वेश्चन के अंदर लेकर चलोगे तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले बीहड़ प्रभावित है? बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा, धौलपुर। आंसर दीजिए। हाँ, अधिकांश ने सही दिया है। यहाँ जन्नापाऊ की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से एक नदी निकलती है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान से प्रवाहित होती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में समा जाती है। ये नदी चूना प्रधान प्रदेशों से भी प्रवाहित होती है। इस नदी का नाम है यमुना, इस नदी का नाम है चरणवती या चंबल नदी। अब ये नदी क्या करती है समझना, ये नदी इस बेल्ट में, यहाँ से लेकर ये जो बेल्ट है इसकी, विंध्यन के जो उत्तर वाला भाग है यहाँ, ये नदी बेडलैंड टोपोग्राफी बीहड़ का निर्माण करती। बीहड़ कैसे होते समझना, ये इस प्रकार स्थल भाग होते हैं। ये बीहड़ है। किसी जमाने में नदी यहाँ प्रवाहित होती थी, वो जहाँ ऊपरी भाग है यहाँ, फिर कालांतर में नदी यहाँ जब प्रवाहित हुई तब इस यहाँ के अवसादी चट्टानों को इसने तेज गति से अपने साथ घोल लिया। वर्तमान में नदी यहाँ प्रवाहित हो रही है इस प्रदेश में। इस प्रदेश को नदी ने छोड़ दिया। यहाँ खूब सारी कंटीली झाड़ियाँ और वृक्ष और कुछ कठोर चट्टानें बच गई। इसे कहा जाता है बीहड़। इसे क्या कहा जाएगा? बीहड़ कहा जाएगा। कालांतर में अब क्या हुआ कि यहाँ आसपास के जो असामाजिक तत्व थे, डाकू ये वगैरह, ये आकर इसमें छिप जाया करते थे, इसलिए ये डाकू प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, डांग प्रदेश कहलाता है। सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में है? धौलपुर में है। बीहड़ों की रानी किसे कहा जाता है? करौली को। किसको कहा जाएगा? करौली को। और कंदराएं सर्वाधिक विस्तृत है कोटा में। इस प्रकार अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें सबसे बेहतरीन आंसर इसका क्या होगा? 4 नंबर, कोटा और धौलपुर। हाँ, ऐसे समझो बिल्कुल। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा भारत पाक के मध्य, आगे राजस्थान में विस्तार है। हिंदूमल कोट गंगानगर से समगांव जैसलमेर तक, हिंदूमल कोट गंगानगर से बोरकुंड या बोरकुंडा कह दो, बोरकुंडा गांव तक, हिंदूमल कोट गंगानगर से बांकासर बाड़मेर तक, कोणा गांव गंगानगर से शाहगढ़ जैसलमेर तक। आंसर दीजिए आप बिल्कुल सोचकर। यदि आपने क्लासें ले रखी है सारी तो ये लगभग सारे के सारे पॉइंट बेहतरीन व्याख्या के साथ आपको मैं पूर्ण भी करवा चुका हूं। सही आंसर क्या होगा? एक जगह है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर में, ये हर जगह ऑप्शन मिल रहा है, 3 ऑप्शन है, मतलब अभी तक इन तीनों में से भी आंसर हो सकता है। कोणा गांव गंगानगर, ये आंसर 4 नंबर कट गया। ये राजस्थान का उत्तरतम गांव है लेकिन आंसर नहीं है। रेड क्लिफ सीमा रेखा का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। आगे समगांव जैसलमेर है, नहीं, यहाँ सीमा खत्म नहीं होती, बाड़मेर तक भी पहुँचती है। बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में है, ये भी आंसर नहीं होगा। हिंदूमल कोट गंगानगर से बांकासर बाड़मेर तक, इसमें सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर, बिल्कुल। हिंदूमल कोट गंगानगर से बांकासर बाड़मेर तक। बांकासर भागल गांव कह दो या शाहगढ़ कह दो, वो स्थान आता है हिंदूमल कोट से। हिंदूमल कोट से लेकर बांकासर तक कितने किलोमीटर लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की? 1070 किलोमीटर। जो राजस्थान की कुल सीमा है, बाह्य सीमा है 5920, उसका कितने प्रतिशत है? कमेंट के द्वारा बताना कितने प्रतिशत है। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला, राजस्थान के कुल परिधीय जिले कितने हैं? परिधि से तात्पर्य क्या है कि राजस्थान के इस भाग में जो बाहरी अंतरराष्ट्रीय या अंतरराज्यीय सीमा रखने वाले जिले कितने हैं? आंसर बताइए। ऑप्शन ए 23, बी 25, सी 4, डी 33। हाँ, एक एक ऑप्शन को क्लियर करते हैं यहाँ। चलो, ऑप्शन 4 नंबर है 33। राजस्थान में कुल जिले कितने हैं? 33 है। सभी के सभी जिले परिधीय जिले नहीं हैं, ये गलत हो गया। ऑप्शन 4, राजस्थान के 4 जिले ऐसे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते हैं, और राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा रखते हैं। 2 चीज़ क्लियर कर रहा हूँ यहाँ, ध्यान से समझना। 4 जिले ऐसे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते हैं, और 4 जिले ऐसे जो 2-2 राज्यों से क्या रखते हैं? सीमा रखते हैं। 25, राजस्थान की बाह्य परिधि में जिलों की संख्या का सही आंसर बिल्कुल अधिकांश ने सही दिया है। सही आंसर है 25। कैसे समझना? 4 अंतरराष्ट्रीय सीमा रखते हैं, 23 जिले अंतरराज्यीय सीमा रखते हैं। 4 और 23 कितने हो गए? बिल्कुल 27। और 2 जिले श्री गंगानगर और बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा रखते हैं, इसलिए माइनस कर दिया 2, तो बराबर सही आंसर हो गया 25। और जो 23 है ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? ए जयसमंद, बी पिछोला, सी नक्की झील, डी सांबर। आंसर दीजिए। नटनी का चबूतरा। हाँ, जैसे ये उदयपुर में राजमहल है, और इस राजमहल के पीछे अधिकांश ने सही दे रहे हो बिल्कुल, पिछोला झील है। पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा के काल में लगभग 1387 में कोई चित्रमल बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। हाँ, इस झील के समीप यहाँ नटनी का चबूतरा है, हवाला ग्राम है और दूध तलाई है। नटनी का चबूतरा निम्नलिखित में से किस झील के समीप है? तो पिछोला झील के समीप है। ये पिछोला झील किस जिले में है? तो उदयपुर में है। ये पिछोला झील है। इस प्रकार जयसमंद झील अभी देखी थी, उदयपुर में है, डेबर झील के नाम से जानी जाती है। नक्की झील है, ये बात करेंगे, माउंट आबू में है, सिरोही जिले में है। सांबर झील है, इसकी भी बात कर चुके हैं, जयपुर जिले में है। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% उत्पादन करती है। आप कमेंट के द्वारा बताइए, राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील कितने प्रतिशत करती है? कमेंट के द्वारा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बांकली बांध जालोर जिले में है, कोष्टक में है, किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन 1 खारी, ऑप्शन 2 नंबर जवाई, ऑप्शन 3 बांडी, ऑप्शन 4 सुकड़ी। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। वेरी गुड, अधिकांश ने सही आंसर दिया सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी लूणी की सहायक नदी है और इसी नदी पर जालोर जिला भी स्थित है, और इसी नदी पर जालोर में प्रसिद्ध बांकली बांध है। बांडी नदी पर पाली में हेमावास बांध है, और ये भी लूणी की सहायक नदी है, और ये बाढ़ के लिए लूणी में प्रसिद्ध है। जवाई भी लूणी की सहायक नदी है, और जवाई नदी पर पाली में जवाई बांध है, जिसे पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहा जाता है। सरोवर, इसमें सेई परियोजना के द्वारा जलापूर्ति भी की जाती है। सेई परियोजना जो साबरमती की सहायक नदी सेई नदी से निकाली गई है, अरावली में सुरंग बनाकर राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। कौन सी है? सेई जल सुरंग। खारी नदी लूणी की भी सहायक नदी है, जिस पर कोई बांध नहीं है, लेकिन खारी जो बनास की सहायक नदी है, उस नदी पर अजमेर में नारायण सागर बांध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नारायण सागर बांध किस नदी पर है? खारी नदी पर है। चारों नदियों की व्याख्या कर दी बांध के संदर्भ में, और किसकी सहायक नदी उसके संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आंसर दीजिए आप।
पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब भरता है, जिसे रंगीला मेला के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा। वेरी गुड, सही आंसर है कार्तिक पूर्णिमा। अजमेर जिले के उत्तर पूर्व में अरावली की बिखरी हुई पहाड़ियों के मध्य रत्नागिरी और पुष्कर की जो पहाड़ियां, इनके मध्य अर्धचंद्राकार एक झील है। इस झील का नाम है पुष्कर झील। इस झील पर कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला संपन्न होता है और इससे रंगीला मेला के नाम से जाना जाता है, रंगीला मेला। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ एक प्रक्रिया होती है दीपदान। दीपदान की प्रक्रिया कोलायत बीकानेर में भी होती है और वहाँ भी कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है, जहाँ किए जाने वाले स्नान को, कहाँ? कोलायत बीकानेर में, जहाँ किए जाने वाले स्नान को गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर झील पर हर वर्ष जो मेला भरता है वो कब भरेगा? कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट, वह झील कौन सी है जिसके एक प्रसिद्ध टोड रॉक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर दीजिए आप। कोलायत, जिसकी अभी बात की थी, बीकानेर में है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के जो प्रणेता थे, उनके द्वारा इस झील का कहा जाता निर्माण किया गया। उदय सागर झील उदयपुर में है। नक्की झील माउंट आबू में है। राजसमंद झील राजसमंद में है। बताना यह है किस झील के तट पर टोड रॉक है? बिल्कुल सही आंसर क्या है? नक्की झील। ये ऐसे समझना जैसे कर्नल जेम्स टोड ने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी। ये माउंट आबू का प्रदेश है। इसमें ये यहाँ एक झील है और इस झील का नाम है नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है, ये भी ध्यान रखना, नक्की झील। इस झील के समीप यहाँ पर टॉड रॉक, नन रॉक, नंद रॉक और पेरेट रॉक चट्टानें हैं। हाथी गुफा और चंपा गुफा है और भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है। एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जमती है, कभी कभी, हर सर्दी में जमना कंपलसरी नहीं है। इस प्रदेश को, माउंट आबू के प्रदेश को, इसीलिए ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, इसलिए राजस्थान का इसको बरखो यांस्क कहा जाता है। तो किस झील के समीप है? नक्की झील के समीप। कहा जाता है मान्यताओं के अनुसार कि इस झील का निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से किया है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में ये झील। नेक्स्ट, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? आंसर दीजिए। फतेह सागर, बालसमंद, पिछोला, नक्की झील। नेहरू गार्डन किस झील में है? बालसमंद झील जोधपुर में है। बालक राव प्रतिहार ने इसका निर्माण करवाया था। पिछोला झील कहां पर है? बात कर चुके, बताइए। पिछोला झील कहां है? कमेंट के द्वारा बताइए। उदयपुर, बिल्कुल सही है। नक्की झील अभी बात की, सिरोही में है, माउंट आबू प्रदेश में। फतेह सागर झील में, ये कहां पर है? ये भी उदयपुर में। इस झील में नेहरू गार्डन है। यदि आपको इस प्रकार समझाऊं कि जैसे ये पिछोला झील है, ये यहाँ पर उदय सागर है, सॉरी स्वरूप सागर है, उदय सागर है वो बेड़च नदी द्वारा निर्मित है, और यहाँ पर ये हो गई फतेह सागर। महाराणा फतेह सिंह ने इन झीलों को आपस में जोड़ दिया था, जिन्हें झील जोड़ों का निर्माता कहा जाता महाराणा फतेह सिंह को। इस झील में ये फतेह सागर है, जिसको जो पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आप कई बार यदि राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान के किसी भाग या आसपास के किसी ऐसे राज्य में निवास करते हो आप, तो आपने इस झील को पर्यटन की दृष्टि से एक बार जरूर देखा होगा। इस झील के चारों तरफ, जहाँ मोती मगरी पर महाराणा प्रताप का म्यूजियम है, फिश एक्वेरियम है इस झील के पास, और इस झील में ही एक बीच में गार्डन है, और उस गार्डन का नाम क्या है? नेहरू गार्डन। तो सही आंसर क्या होगा? फतेह सागर। एक एक झील बता दी कौन सी कहां पर है। नेक्स्ट आगे बढ़े।
मरुस्थल में बुज झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? आंसर दीजिए। ये राजस्थान में एक जिला है जैसलमेर। इस जिले के पास में कोटरी गांव की पहाड़ियां हैं। इन कोटरी गांव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। ये नदी लगभग 17-18 किलोमीटर प्रवाहित होने के कारण होने के बाद मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है। इस नदी का नाम है काकणी नदी। जब इस नदी के उद्गम में थोड़ी ज़्यादा वर्षा हो जाए, हालांकि जैसलमेर राजस्थान में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है, सबसे शुष्क जिला है। अब यदि वर्षा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो ये नदी आगे बढ़ती है। जैसे ही आगे बढ़ती है इस नदी का नाम मसूरदी हो जाता है और ये नदी एक झील का निर्माण करती है। इस झील का नाम है बुज झील। इस झील का क्या नाम है? बुज झील। इस नदी का नाम है काकणे और जब ये झील में गिरती तब इसका नाम होता है मसूरदी। तो सही आंसर क्या होगा? काकणे, जैसलमेर में। कांतली नदी है वो खंडिला की पहाड़ियां से निकलती है सीकर से और चूरू और झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है। गणेश्वर सभ्यता इस नदी के तट पर है और सोनारी सभ्यता झुंझुनू वाली भी इसी नदी के तट पर है। घग्गर नदी का उद्गम कालका पर्वत हिमाचल प्रदेश से होता है और लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? कोलायत, सिलीसेड, नक्की, पुष्कर। आंसर दीजिए। कोलायत बीकानेर में है, सिलीसेड अलवर में है, पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नक्की झील माउंट आबू में है और पुष्कर अजमेर में है। सबसे पवित्र और प्राचीन झील कौन सी है? सही आंसर क्या है? पुष्कर झील। अर्धचंद्राकार स्थिति में विस्तृत है ये झील। सरस्वती नाला आकर इसमें, या कह दो सरस्वती नदी इसमें आकर गिरती है। इस झील के समीप लगभग छोटे बड़े 400 मंदिर हैं, जिसमें माँ सावित्री और भगवान ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसलिए इस झील को राजस्थान की सबसे पवित्र झील माना जाता है। झील का क्या नाम है? पुष्कर झील। सबसे ज़्यादा पवित्र है। कार्तिक पूर्णिमा को जहाँ विशाल मेला बढ़ता है जिसे रंगीला मेला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग एवं शाहजहां ने बहादुरी का निर्माण करवाया था? आंसर दीजिए। फोय सागर, आना सागर, जयसमंद झील, सिलीसेड झील। फोय सागर झील कहाँ है? अजमेर में। इंजीनियर फोय ने बांडी नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण करवाया था। अकाल राहत कार्य हेतु राजसमंद झील के बाद ये दूसरी झील है। जयसमंद झील उदयपुर में है। जयसमंद ब्यारन और लसाड़िया का पठार की जहां बात की थी। सिलीसेड झील अलवर में है। इनके पास कहीं भी आपको जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग और शाहजहां द्वारा निर्मित बहादुरी नहीं मिलेगी। अजमेर में एक झील है आना सागर। आना सागर ये अजमेर है। अजमेर के नगर के बिल्कुल जस्ट पश्चिम में यहाँ एक झील मिलेगी। इस झील का नाम है आना सागर। इसी के पास नाग पहाड़ियाँ हैं। नाग पहाड़ियों की एक चोटी है नाग पहाड़, हाइट है 795 मीटर। ये मध्य अरावली की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, 795 मीटर हाइट है। नाग पहाड़ी से ही जहाँ बात की थी एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का क्या नाम है? लूनी नदी। इस झील के समीप ही जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट के द्वारा बताइए आप दौलत बाग को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसी दौलत बाग में, हाँ सही है, इसी दौलत बाग में नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। शाहजहां द्वारा बहादुरी है वो भी इस झील के समीप है। शाहजहां ने बहादुरी का निर्माण करवाया और इस झील को चारों तरफ संगमरमर का एक बेहतरीन परकोटा बनाया।
आना सागर का। अर्नोराज ने इस झील का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि तुर्क नरसंहार से अजमेर की यह भूमि रक्त रंजित हो गई थी, जिसको साफ करवाने के लिए ही इस झील का निर्माण कार्य करवाया गया। वेरी गुड। हाँ, आप यदि इस प्रकार पार्टिसिपेट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इतनी सारी बातें अपन आधे पौन घंटे में देख कर चलेंगे तो भविष्य में ये चीज़ें आप खुद इस प्रकार एक्सप्लेन करना भी सीखोगे। नेक्स्ट, जिसकी व्याख्या मैंने ऑलरेडी कर दी है। व्याख्यानों के अनुसार किस झील का निर्माण देवताओं द्वारा अपने नाखूनों से खोद कर किया गया था? पुष्कर झील, नक्की झील, कोलायत झील, बालसमंद झील। कमेंट के द्वारा आंसर दीजिए, सही होना चाहिए सभी का। सही है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। और व्याख्यानों के अनुसार कहा जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया है। जहाँ आपने नन रॉक, टॉड रॉक, नंद रॉक और पेरोट रॉक की बात की। भगवान रघुनाथ जी का मंदिर है। पर्यटन के लिए झील प्रसिद्ध है। ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। इसके अलावा यहाँ से सनसेट का, सूर्यास्त का जो नज़ारा है वो बेहतरीन देखा जाता है। ये नक्की झील है, आबू के पठार पर स्थित है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। हाँ, मावट का उद्गम निम्नलिखित में से है? भूमध्य सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। आंसर दीजिए। अधिकांश का सही होना चाहिए। 1 नंबर। हाँ, ये ऐसे जैसे ये है यूरोप महाद्वीप, ये इस प्रकार। यूरोप के दक्षिण में यहाँ जिब्राल्टर जल संधि से ये अफ्रीका शुरू हो गया, मोरक्को का प्रदेश, ये अफ्रीका, इस प्रकार ये अफ्रीका के इधर ये है अपना प्यारा एशिया में अपना प्यारा भारत। अब इस यहाँ एक पर्वतमाला है जो इसका नाम है हिमालय, बहुत आगे से शुरू कर दी, यहाँ से शुरू होती है हिमालय पर्वतमाला। यहाँ ये जो इधर ये एशिया अरब प्रायद्वीप का भाग आ गया। ये जो सागर है इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। ये लाल सागर है। यहाँ आगे कैस्पियन सागर है जहाँ से हल्की सी नमी की मात्रा इसे और प्राप्त हो जाती है। ये कैस्पियन सागर है जो यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ चलते हैं। शीत ऋतु में यहाँ की जो नमी होती है इसको ये पश्चिमी विक्षोभ धक्का देकर आगे बढ़ाते हैं। जब ये भारत के ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए हिमालय से टकराते हैं। इस प्रदेश में पहुँचते पहुँचते संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है और इस प्रदेश में वर्षा होनी शुरू हो जाती है। इस प्रदेश में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में यह कुल वर्षा का 3% है। शीत ऋतु में भारत में इस समय गेहूं बोया जाता है और इसलिए गेहूं का रंग होता है सुनहरा, इसलिए इसे गोल्डन रेन, सुनहरी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है ये वर्षा, और इसका जो उत्पत्ति मेन प्रदेश है वो कौन सा है? भूमध्य सागर। ये है हिंद महासागर, एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। इन तीनों से इनका कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर भूमध्य सागर। बिल्कुल, गोल्डन रेन, सुनहरी वर्षा के नाम से जाना जाता है। गेहूं को अधिक लाभ होने के कारण किस समय होती है ये समझना। यदि पूछा जाए टाइम क्या है, समय क्या है, तो खास करके दिसंबर, जनवरी और फरवरी, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ये वर्षा होती है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस प्रदेश का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? पहले प्रश्न को समझते हैं। बात कर रहा है दैनिक तापांतर की। दैनिक मतलब दिन का, और तापांतर 2 शब्दों से मिलकर बना है, ताप प्लस अंतर। ताप प्लस अंतर बराबर दीर्घ संधि हो गई और बन गया तापांतर। ताप प्लस अंतर अ और आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई तापांतर। अर्थात एक जैसे ये वार्षिक तापांतर हो सकता है, दैनिक तापांतर हो सकता है, मासिक तापांतर हो सकता है। अर्थ समझना, दिन के समय
अधिकतम तापमान और दिन के समय न्यून, यहाँ दिन का अर्थ रात और दिन दोनों सम्मिलित होंगे, ध्यान रखना। दिन से केवल ये नहीं कि सर रात का कैसे काउंट करेंगे, नहीं, दिन के समय अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच में जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं दैनिक तापांतर। जैसे पश्चिमी राजस्थान में आप आओ एक बार, पश्चिमी राजस्थान में दिन के समय तापमान, जैसे ग्रीष्म ऋतु है, दिन के समय तापमान है, आज ही की बात कर ले 46 डिग्री है, लगभग 46 डिग्री श्री गंगानगर और चूरू का तापमान है। सुबह लगभग 4-5 बजे के आसपास ये तापमान घटकर आ जाता है 25 डिग्री, जहाँ अपन को हल्की हल्की सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। अंतर कितना हो गया? लगभग 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान में 21 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहता है एक दिन के समय। इससे कहा जाता है दैनिक तापांतर, और ये सबसे ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान में होता है। सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी राजस्थान। इसका कारण भी है कम वनस्पति का होना, इसके अलावा बलुई मिट्टी का होना, मरुस्थलीय मिट्टी का, कई और भी कारण है। नेक्स्ट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा से मरुस्थल वर्षा नहीं होती है, मरुस्थल में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि कारण आंसर दीजिए आप। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, सभी पार्टिसिपेट कीजिए। यदि आप गलत भी दोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप देना तो कम से कम ट्यूशन को अटेंड करना तो सीखो। जब भी जलवायु की बात की जाती है तो राजस्थान में पर्वतमाला है, इसका नाम है अरावली, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अरावली होगी, अरावली का ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है। अब अपन प्रश्न के ऑप्शन को पढ़ते हैं। अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश मरुस्थल की वर्षा की बात कर रहा है, सही बात है। पहला ऑप्शन कह रहा वृष्टि छाया प्रदेश है मरुस्थल, जैसे ये अरावली है, अरावली के ये इधर पूर्वी मैदान है, ये पूर्वी मैदान है, ये इधर थार मरुस्थल है, ये डेजर्ट है और ये प्लेन मैदान है। ये अरावली है बीच में, प्राचीन वलित पर्वतमाला। जब अरब सागरीय शाखा तो इसके समानांतर निकल जाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा, जिसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है कमेंट के द्वारा, स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है कमेंट के द्वारा आप जरूर बताइए। ये बंगाल की खाड़ी शाखा है, जब ये इस भाग से टकराती है, ये पवनमुखी ढाल है, इस प्रदेश में खूब वर्षा होती है। ध्यान रखना, अरावली की पूर्वी ढाल पर वर्षा ज़्यादा होती है पश्चिमी ढाल की तुलना में, क्योंकि यहाँ बंगाल की खाड़ी पवनमुखी ढाल है, ये सीधी टकराती है। और जब ये पवनें विपरीत दिशा में उतरती है तब इनका आयतन फिर एक बार पुनः घट जाता है और इसमें संतृप्तता कम हो जाती है, और जहाँ ये इस प्रदेश में वर्षा खूब करवाती है वहीं ये इस प्रदेश में वर्षा बहुत कम करवाती है। इससे कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। तो जो राजस्थान का थार मरुस्थल है वो अरावली के कारण बंगाल की खाड़ी शाखा का वृष्टि छाया प्रदेश है। ऑप्शन 1 नंबर बिल्कुल सही है। 2 नंबर, थार मरुस्थल का अधिक गर्म होना, ये भी सही है, क्योंकि जब मरुस्थल अधिक गर्म है, ये भारत की जो मानसून आने का ये है ना, ये मेन पॉइंट है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिस कारण ये हवाओं को आकर्षित करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून को। तो अधिक गर्म होने के कारण यहाँ हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, और जो संतृप्त हवाएं यहाँ पहुँचती है उनमें संतृप्त की मात्रा को कम कर देती है, जिस कारण इस मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा नहीं होती, ये भी सही है। यहाँ पर वनस्पति का अभाव, स्वाभाविक बात है, मरुस्थलीय प्रदेशों में वनस्पति का अभाव होता है, जिस कारण वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वायुमंडल में जल की पूर्ति कम होती है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी होगा इसमें सभी आंसर क्या है, सही है। समझ में आया होगा बढ़िया ढंग से, बिल्कुल अधिकांश ने सही भी दिया आंसर। आगे बढ़े। नेक्स्ट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? सबसे पहले, या दूसरी भाषा में कह दो, राजस्थान में सबसे पहले मानसून का प्रवेश कहाँ होता है? अरब सागरीय शाखा ही सबसे पहले प्रवेश करती। बंगाल की खाड़ी शाखा तो बहुत लेट आएगी, इसके आने के 1 महीना बाद तक प्रवेश नहीं कर पाती कई बार। भारत में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है केरल की मुख्य भूमि पर। यदि और ऑप्शन हो तो प्रवेश करता है अंडमान निकोबार में सबसे पहले 25 मई को। 25 मई को राज्यों में पूछा जाए तो को मालाबार तट पर कह दो, या केरल में प्रवेश करता है,
कब करता है? 1 जून को। राजस्थान में, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है, उत्तर से तो प्रवेश कर नहीं सकता, स्वाभाविक बात है। दक्षिणी भाग में राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? हाँ बिल्कुल, बांसवाड़ा। तो सबसे पहले मानसून है वो किस जिले में प्रवेश करेगा? बांसवाड़ा में करेगा। कई ऑप्शन, कई बार कई किताबों में आपको आंसर झालावाड़ मिलता है, पूर्ण रूप से गलत है। सही आंसर है बांसवाड़ा। उदयपुर और सिरोही बांसवाड़ा के उत्तर में है, इसलिए इनके बांसवाड़ा के बाद इन जिलों में मानसून का क्या होगा? प्रवेश होगा। नेक्स्ट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहां से शुरू हुई? आंसर दीजिए आप। सूरतगढ़, असम, हनुमानगढ़, नोखा। भारत में एक राज्य है असम, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सिंचित इसका अधिकांश भाग है। भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा और मानस जैसे अभ्यारण्यों का प्रदेश है। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। हनुमानगढ़ राजस्थान का एक जिला है। आंसर दीजिए, बिल्कुल सही बात है। हनुमानगढ़ राजस्थान का क्या है? एक जिला है, जो 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से अलग हुआ 1994 में। नोखा राजस्थान में एक स्थान है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में एक स्थान है, जहां से 19 फरवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई, जिसमें यहाँ के जो भारत में किसान हैं, उन किसानों की मिट्टी में गुणवत्ता पता करने के लिए ये योजना शुरू की गई। और एक नारा दिया गया था यहाँ, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। जैविक कृषि, वर्तमान में जैविक खाद पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है, और जैविक मतलब रासायनिक खाद से मुक्त कोई राज्य है तो भारत का प्रथम राज्य सिक्किम है, जहां पूर्ण रूप से ये जैविक खाद पर आधारित है। और राजस्थान में कोई जिला पूछा जाए तो डूंगरपुर है। कौन सा है? डूंगरपुर। ये मिट्टी वाले टॉपिक में आपको बात कंप्लीट करवाई जाती है ऑलरेडी। नेक्स्ट, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंसर दीजिए आप। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जैसे 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन में 4 पॉइंट दे रखे हैं, 3 चोटी की हाइट याद होनी चाहिए। अच्छा, हर एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको राजस्थान की लगभग 30 चोटियों की हाइट याद होनी चाहिए। और इसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हो, लेकिन हर जगह शॉर्ट ट्रिक काम भी नहीं आती है। हर चोटी की यदि हाइट याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। पूछा क्या है? अवरोही क्रम। एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही का अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का अर्थ होता है घटता हुआ क्रम। जैसे पर्वतारोही, पर्वत प्लस आरोही, जो पर्वत की ओर चढ़े, तो आरोही का अर्थ क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। यहां पूछा क्या है? अवरोही, घटता हुआ क्रम। सबसे पहले देखते जरगा, हाइट कितनी है? 1431 मीटर। अचलगढ़ की हाइट कितनी है? 1380 मीटर। कुंभलगढ़ की हाइट कितनी है? 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ की हाइट कितनी है? 1055 मीटर। क्रम वाइज ही है ऑलरेडी। जरगा 1 नंबर पर है, अचलगढ़ 2 नंबर है, कुंभलगढ़ 3 नंबर है और रघुनाथगढ़, ये इसका अवरोही क्रम है, घटता हुआ क्रम है। 1 नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। बाकी पर जाने की दिक्कत ही नहीं आई। कई बार ऑप्शन क्या करता है कि वो कुंभलगढ़ की जगह ऑप्शन चेंज कर देता है, इसलिए यहाँ पहले पॉइंट को चारों पॉइंट भी देखने चाहिए, लेकिन यहाँ पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। जरगा उदयपुर में है, उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। जरगा और रागा के बीच में देशहरों का प्रदेश करवाता हूं आपको। अचलगढ़ है, ये सिरोही में है। कुंभलगढ़ है, ये राजसमंद में है। और रघुनाथगढ़ सीकर में है। नेक्स्ट, निम्न मानचित्र में कौन से जिले एरिया के अनुसार प्रथम 4 स्थानों पर क्रमशः है? मानचित्र में नंबर लगे हुए हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समय के साथ भी स्टूडेंट को चलना चाहिए। आप आंसर दीजिए, इसमें थोड़ा सोच कर टाइम भी लगेगा आपको। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। हाँ, समझना,
राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? मानचित्र में सबसे पहले अपन उनके नंबर लगा देते। 1 नंबर जैसलमेर, एरिया है 38,401 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर है बीकानेर, एरिया है 30,239 वर्ग किलोमीटर। हाँ, मैं बता रहा हूँ यही सही है, ध्यान रखना। 3 नंबर है बाड़मेर, 4 नंबर है जोधपुर। बाड़मेर का एरिया है 28,387 और जोधपुर का एरिया 22,850 वर्ग किलोमीटर। इस दृष्टि से 11 नंबर प्रथम पर है, 11 नंबर, 11 नंबर और 11 नंबर। इसका मतलब 3 ऑप्शन, अभी तक एक ऑप्शन कट गया पूर्ण रूप से। फिर उसके बाद में 10 नंबर पर कौन सा है? 2 नंबर है अपना बीकानेर, 10 नंबर पर है। 10 नंबर और 10 नंबर, एक ऑप्शन कट गया। फिर उसके बाद में 19 नंबर आएगा बाड़मेर, 3 नंबर पर है 28,387 के साथ 19 नंबर, 4 नंबर कट गया। इस प्रकार लास्ट पॉइंट पर पहुंचने की दिक्कत तो नहीं आई। और फिर 4 नंबर अपने आप कौन सा हो गया? ये 12 जोधपुर। सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल 3 नंबर होगा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। इसका मेरे टेलीग्राम पर मैंने आपको पीडीएफ भी इसकी उपलब्ध करवाई थी, पीडीएफ भी मैंने इसकी लिंक की उपलब्ध करवाई थी, जो ये एरिया के अनुसार भारत सेंसस रिपोर्ट की है। टेलीग्राम चैनल भंवर राज सर के नाम से है, उस पर दे रखा है। नेक्स्ट, पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाले स्तूप क्या कहलाते हैं? ए अनुप्रस्थ, बी ईर्घ, सी मर्ग, डी अनुद्विध्य। एक एक ऑप्शन को समझेंगे। पहला क्या है? अनुप्रस्थ। जैसे ये हवा चलती है और हवा के समकोण पर जो बालू का स्तूप बन जाए उनको कहा जाता है अनुप्रस्थ। मतलब, और ये तो यहाँ बात हो रही है समानांतर की। ईर्घ, मरुस्थल में संरचना के आधार पर मरुस्थलों को 3 भागों में बांटा गया है। हम्मादा जो चट्टानी मरुस्थल होता है, ईर्घ जो रेतीला मरुस्थल होता है, और इसके अलावा रेग जो मिश्रित होता है। मर्ग, मर्ग क्या है? जो हिमाचल हिमालय है या मध्य हिमालय या लघु हिमालय, उस पर अल्पाइन घास के मैदान है, उनको कहा जाता है। अल्पाइन घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग, और उन्हें उत्तराखंड में बुगलियार और प्यार के नाम से जाना जाता है। यहाँ बालू का स्तूप से इनका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है अनुद्विध्य। ऑलरेडी 3 ऑप्शन काट चुके हैं। ऑप्शन इसके ही आंसर सही होने की संभावना क्या है? ज़्यादा है, और आपने अधिकांश में सही भी आंसर दिया है। जैसे ये हवा चलती है, इस हवा के समानांतर जो बालू का स्तूप बनते हैं कम गतिशील होते हैं, और इनके बीच का प्रदेश है वो परिवहन के लिए प्रसिद्ध होता है। सामान्यतः अन्य बालू का स्तूपों की तुलना में थोड़ी वनस्पति ज़्यादा होती है। अनुद्विध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। सही आंसर क्या होगा? अनुद्विध्य बालू का स्तूप। नेक्स्ट, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रदेश क्या कहलाता है? उदयपुर की उत्तर पश्चिम में, ये उदयपुर जिला है, इसके उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर पश्चिम में, यहाँ ये कह रहा है गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं, और आगे कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ हैं राजसमंद में। इन पहाड़ियों के मध्य जो भाग विस्तृत है ये क्या कहलाता है? आंसर के द्वारा, कमेंट के द्वारा आप आंसर दीजिए। हाड़ौती का पठार ये कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी में विस्तृत है। शेखावटी प्रदेश में 3 जिले आते हैं मुख्य रूप से, चूरू, सीकर और झुंझुनू। माही बेसिन है वो दक्षिण में रह जाता है। उदयपुर राजसमंद से उसका संबंध नहीं है। सही आंसर बिल्कुल भोराट का पठार है ये यहाँ किस पठार की बात हो रही है? भोराट की पठार, जो उदयपुर और राजसमंद में विस्तृत है, जो गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर कुंभलगढ़ की पहाड़ियों तक विस्तृत है। हेमकूट की पहाड़ी पर कुंभलगढ़ दुर्ग है। इस प्रकार नेक्स्ट, भारत का प्रथम जियो हेरिटेज प्रदेश जहां 30 से भी अधिक उल्कापात के कारण भौगोलिक संरचनाओं का निर्माण हुआ। रामगढ़ की पहाड़ियां, कुंडला की पहाड़ियां, मुकुंदरा हिल्स, शाहबाद उच्च भूमि। आपको बता दूं, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, और उसमें ये पूछा गया था निम्नलिखित में से रामगढ़ की पहाड़ियां राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? इसके लिए अपन हाड़ौती के पठार की ओर बढ़ते हैं। गंगधर का पठार, झालावाड़ का प्रदेश, शाहबाद की उच्च भूमि, कोटा और बूंदी का प्रदेश। इस प्रकार यहाँ मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं ये,
कोटा के चारों ओर कुंडलाकार पहाड़ियाँ हैं। शाहबाद उच्च भूमि ये यहाँ है 12 के पूर्व में, और यहाँ 12 में रामगढ़ झील के चारों तरफ का जो प्रदेश है जहाँ 30 से भी अधिक उल्कापात हुए हैं, और ये रामगढ़ की पहाड़ी प्रदेश है जो भारत का प्रथम जियो हेरिटेज क्षेत्र है। आपको बता दूं, रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो हाड़ौती के पठार का भाग है। मुकुंदरा हिल्स यहाँ पहाड़ियाँ हैं, और राजस्थान में सबसे आर्द्रतम पहाड़ियाँ हैं। यहाँ मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। कोटा का एक शासक था मुकुंद सिंह, पर्यावरण प्रेमी था, उसके नाम पर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ नाम रखा गया। तो सही आंसर इसका 1 नंबर है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आंसर दीजिए आप, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश प्लेटों के अभिसारी निर्माण हुआ है? अरावली, मरुस्थल, मैदान, इनमें से कोई नहीं। अभिसारी प्लेटों की 3 प्रकार की गति होती है, तीनों गतियों को देखते हैं। पहली होती है अभिसारी गति, दूसरी होती है अपसारी गति, और तीसरी होती है संरक्षात्मक गति। ए में कैसे प्लेटें एक दूसरे के सामने गति करती है जिससे धरातल नष्ट होता है। बी में प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है जिससे ज्वालामुखी उद्गार होता है और धरातल का निर्माण होता है। और सी में प्लेटें एक दूसरे के साथ में गति करती है। इस प्रकार राजस्थान में अरावली भौतिक प्रदेश का निर्माण प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ है। इस प्रकार समझिए, मरुस्थल का निर्माण है वो जो यहाँ पर पश्चिम से चलने वाली पवनों के द्वारा बालूका स्तूपों के निर्माण हुआ प्लीस्टोसीन काल में। मैदान का निर्माण है नदियों के द्वारा किया जाता है, और राजस्थान में जो मैदान है ये अधिकांश ये गंगा और यमुना की सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। नवीनतम भौतिक प्रदेश है। तो सही आंसर क्या होगा? 1 नंबर अरावली। यह विश्व की प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है अरावली। संस्कृत भाषा में अरावली का शाब्दिक अर्थ है चोटियों की पंक्ति। औसत ऊंचाई है 930 मीटर, अधिकतम ऊंचाई है इसकी 1722 मीटर। भगवान दत्तात्रेय मंदिर को सम्मिलित कर लें तो 1727 मीटर। नेक्स्ट आंसर देना आप भी। भरतपुर संभाग के गठन से पूर्व सवाई माधोपुर जिला किस संभाग में स्थित था? भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। सवाई माधोपुर जिला किस संभाग में था? 4 जून 2015 को वसुंधरा राज्य सरकार के काल में इस संभाग का गठन किया गया। इस संभाग में 4 जिले हैं, और इस संभाग के गठन के लिए 2 संभागों को तोड़ा गया। एक था जयपुर और एक संभाग को तोड़ा गया, उसका नाम था उदयपुर। जयपुर संभाग से 2 जिले लिए गए, भरतपुर और धौलपुर, और कोटा संभाग से 2 जिले लिए गए, करौली और सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर जो जिला है ये किस संभाग से लिया गया? कोटा संभाग से। तो सही आंसर क्या होगा? कोटा संभाग। 2 नंबर। हाँ, आपने अधिकांश ने सही आंसर दिया है। राजस्थान का कौन सा संभाग सभी संभागों से सीमा बनाता है? अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर। आंसर वेरी गुड। जो अजमेर संभाग है ये राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। ये राजस्थान के 6 संभागों से, राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7। एक ये खुद संभाग है, काउंट होता है, तो 6 संभागों से सीमा रखता है। और इसके अलावा ये मध्य प्रदेश से भी सीमा रखता है। ध्यान रखना, ये ऐसा संभाग है जो सभी संभागों से सीमा रखने के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी सीमा रखता है। और मध्य प्रदेश से जो इसका जिला, इस संभाग का जिला सीमा लगाता है उसका नाम है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा किस संभाग में? अजमेर में। सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल अजमेर संभाग। नेक्स्ट असंगत चुने। धौलपुर भरतपुर से अलग हुआ, दौसा जयपुर से अलग हुआ, करौली कोटा से अलग हुआ, हनुमानगढ़ गंगानगर से अलग हुआ। सही है। असंगत बताना इसमें से कौन सा है? आंसर दीजिए। वेरी गुड। धौलपुर है, यह 15 अप्रैल 1982 को
भरतपुर से अलग हुआ, सही है। 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग हुआ, सही है। करौली कोटा से अलग हुआ, नहीं जी, करौली सवाई माधोपुर से अलग हुआ। 19 जुलाई 1997 को ये राजस्थान का 32वां जिला बना। और हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से अलग हुआ 12 जुलाई 1994 को।